नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिलाषा पाठक। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट, 12 साल बाद इस मामले में फैसला आ गया और मुख्य अभियुक्त स्वामी असीमानंद समेत 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कई पेंच और पड़ाव से गुजरते हुए इस मामले में एनआईए ने कई तथ्य कोर्ट के सामने रखे, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी आरोपी बरी हो गए। पंचकुला के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने स्वामी असीमानंद समेत सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद एनआईए ने कहा है कि फिलहाल लीगल एक्सपर्ट की टीम विशेष अदालत के फैसले को स्टडी कर रही है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही ऊपरी अदालत में अपील करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। तो आज विशेष में विस्तार से बात करेंगे समझौता एक्सप्रेस मामले के बारे में, बताएंगे आपको इसके इतिहास के बारे में, कब क्या हुआ, कौन कौन लोग इसके जांच के घेरे में आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। करीब 12 साल पहले हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें साक्ष्यों के अभाव में स्वामी असीमानंद सहित लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और कमल चौहान को बरी कर दिया गया। इस मामले में कुल 8 आरोपी थे, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। भारत पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को बम धमाका हुआ, जिसमें करीब 68 लोगों की मौत हो गई और करीब 12 लोग घायल हुए। ट्रेन उस रात रविवार दिल्ली से लाहौर जा रही थी। मारे जाने वालों में 43 पाकिस्तानी नागरिक थे। इस मामले में 224 गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष की ओर से दर्ज हुए थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पानीपत के वकील मोमिन मलिक द्वारा सीआरपीएफ की धारा 311 के तहत गवाही के लिए लगाई गई याचिका को भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान की महिला वकील रहीला की मेल को आधार बनाते हुए वकील मोमिन मलिक ने याचिका दायर कर दी थी। वो इस केस में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही करवाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका ये कहकर खारिज कर दी कि 12 साल तक ये लोग कहां थे। फैसले के वक्त लगाई गई याचिका मायने नहीं रखती है। चारों आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को बरी कर दिया गया और उसका आधार जो ऑनरेबल कोर्ट ने वहां पढ़ के सुनाया कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने केस को प्रूव नहीं कर पाई, इसलिए उनको बरी कर दिया गया। समझौता ब्लास्ट में असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 302, 307, 324, 326, 124A, 430 और 440 के तहत केस दर्ज किए गए थे। रेलवे एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 150, 151 और 152 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया था। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस से जुड़ा मुकदमा 2010 से पंचकूला की एनआईए अदालत में चल रहा है और 299 में से 224 गवाह अदालत के सामने हाजिर हुए। केस की सुनवाई के लिए पाकिस्तानी गवाहों को पाकिस्तानी दूतावास के जरिए 6 बार समन भी भेजे गए, लेकिन गवाही के लिए कोई नहीं आया। आखिर में अभियोजन पक्ष अदालत में अपने आरोप नहीं साबित कर पाए और आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की विशेष अदालत ने समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में असीमानंद सहित 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पाकिस्तान की एक वकील की याचिका भी खारिज कर दी। विशेष अदालत के इस फैसले के बाद जहां विपक्षी राजनीतिक दल और नेता न्याय व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं का मानना है कि न्यायालय का ये फैसला तथाकथित हिंदू आतंकवादी सिद्धांत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के समान है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को विस्फोट हुआ था। आईईडी के जरिए किए गए उस विस्फोट से ट्रेन के 2 डिब्बों को नुकसान पहुंचा था, जिसमें पाकिस्तान के 43 नागरिकों सहित कुल 68 लोग मारे गए थे। 12 साल पुराने इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि 2007 में समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ, उसमें 68 लोग मारे गए और एनआईए ने 8 लोगों को आरोपी बनाया और कोई नहीं जानता कि 68 लोगों को किसने मारा। हमें अपनी फौजदारी और न्याय व्यवस्था पर गर्व करना होगा। वहीं वाम दलों ने भी दोषियों का पता लगाने की बात कही। It is court's verdict, but there is a fundamental question. Then who did that bomb blast? What is the answer to those who lost their lives? It is a fact people were killed. It is a fact there was bomb blast. Who are the forces, who are the people behind that bomb blast? And who should be held answerable, accountable? And the judiciary should ask the government why the NIA or other investigative agencies failed to get the real culprits. If these people are not culprits, there must be culprits who are yet to be traced and arrested. Why? What is going to happen to this case? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग पर कहा कि यूपीए सरकार के दौरान महत्वपूर्ण मंत्रियों और नेताओं ने हिंदू आतंक का शातिर सिद्धांत गढ़ा। ये जिहादी आतंक से ध्यान भटकाने का प्रयास था। यह भारत में उदार बहुसंख्यक समुदाय को एक बुरा नाम देने की साजिश थी। आतंकवाद पर हिंदुओं को समतुल्य बनाया गया। आतंक हिंदू संस्कृति से अलग है, वास्तव में यह भारत की विरासत से अलग है। हम दुनिया के कुछ सफल देशों में से हैं जो देश के कई हिस्सों में आतंक और उग्रवाद पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में आगे लिखा कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट में अमेरिकी विदेश विभाग और संयुक्त राष्ट्र ने एक जिहादी संगठन और उससे जुड़े लोगों को 2007 के विस्फोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इसे तत्कालीन सरकार ने हिंदू षड्यंत्र माना था, लेकिन न्यायालय के फैसले ने न्यायिक रूप से तथाकथित हिंदू आतंकवादी सिद्धांत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसे न्याय की जीत करार दिया। Were all acquitted yesterday by the court. It clearly shows that the Congress has for years tried to run down our Hindu brothers and sisters and tried to create a rift between communities in the country, tried to bring religion into terrorism, which was never the case in this country before. A terrorist is a terrorist, and I think the Congress's effort to bring equivalence and try to create false bogey of Hindu terrorism, which got exposed yesterday, continues to haunt their thinking, which has been shown by Sam Petroda's comments. Right. वहीं पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस हमले पर अदालत के फैसले के बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर अपना विरोध जताया, लेकिन भारतीय उच्चायुक्त ने साफ कहा कि इस मामले में कार्रवाई और सुनवाई पारदर्शी तरीके से हुई है। We have an independent judiciary whose functions are guaranteed by the Constitution, and this is something which also has been acknowledged by the international community. In all the cases which comes up before a court, a due process is followed. The same due process was also followed in this case. Based on the merit of the case and taking into account all the witnesses and the material which was at the disposal at court's disposal, the court has given a verdict. We respect the verdict of the court. We have got no cooperation whatsoever from Pakistan, including our request to serve summons to witnesses who are in Pakistan. We reject Pakistan's attempt to politicize the matter. भारतीय उच्चायुक्त ने पाक विदेश सचिव को भारतीय न्यायिक प्रणाली और अदालतों के पारदर्शी कार्य प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि गवाहों तक समन पहुंचाने से लेकर कई मसलों पर पाकिस्तान ने सहयोग नहीं किया था। सारे समन पाकिस्तानी विदेश विभाग ने वापस कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस पर विशेष अदालत का फैसला आने में 12 साल का वक्त लगा। इस दरमियान इसकी जांच से लेकर अदालती मुकदमे में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में कब क्या क्या हुआ। अठारह फरवरी 2007 भारत पाकिस्तान के बीच सप्ताह में 2 दिनों चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका हुआ, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए। ट्रेन उस रविवार दिल्ली से लाहौर जा रही थी। 19 फरवरी 2007 जीआरपी और एसआईटी हरियाणा पुलिस ने मामले को दर्ज किया। एफआईआर के मुताबिक देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को बिगाड़ने के इरादे से इस ट्रेन में यात्रियों को मारने के इरादे से चरमपंथियों ने ट्रेन संख्या 4001 अप अटारी समझौता एक्सप्रेस में पानीपत, हरियाणा के पास 2 आईईडी ब्लास्ट किए थे। एफआईआर के मुताबिक 11:53 पर दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में धमाका हुआ। इसकी वजह से ट्रेन के 2 जनरल कोच में आग लग गई। यात्रियों को 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ट्रेन के डिब्बों में आग लग गई। मृतकों में 16 बच्चे और 4 रेलवे कर्मचारी भी शामिल थे। पुलिस को घटनास्थल से 2 ऐसे सूटकेस बम भी मिले जो फट नहीं पाए थे। भारत और पाकिस्तान ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की। देखिए, ये फरवरी 2007 में जो हुआ, 18 फरवरी 2007 में ये ब्लास्ट हुआ था और इसकी देखिए दिशा ही सारी बदल दी गई और इसको कह दिया कि भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया गया। और जबकि इसमें एक उस्मान मोहम्मद करके पाकिस्तानी को पकड़ा भी गया था और उसने बात मान भी ली थी कि उसका इसमें हाथ है और उसने इसको ब्लास्ट में उसका पूरी तरह रोल था, लेकिन उसको 15 मिनट की क्वेश्चनिंग के बाद छोड़ दिया गया। और असलियत ये हुई, वहाँ से अगर उस वक्त के कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और भी लोगों को अगर देखें, दिग्विजय सिंह, उन्होंने इसको भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया और दिशा ही बदल दी सारे इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने वहाँ पर। 20 फरवरी 2007 प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए। ऐसा कहा गया कि ये दोनों ट्रेन में दिल्ली से सवार हुए थे और रास्ते में कहीं उतर गए, जिसके बाद धमाका हुआ। पुलिस ने संदिग्धों के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा भी की थी। हरियाणा ने इस केस के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। हरियाणा पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से केरोसिन तेल की 14 बोतलें, एक पाइप, एक डिजिटल टाइमर, सूटकेस का कवर और कुछ अन्य सामान बरामद किए गए हैं। 15 मार्च 2007 हरियाणा पुलिस ने इंदौर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये इन धमाकों के सिलसिले में की गई पहली गिरफ्तारी थी। पुलिस इन तक सूटकेस के कवर के सहारे पहुंच पाई थी। ये कवर इंदौर के एक बाजार से घटना के चंद दिनों पहले ही खरीदी गई थी। बाद में इसी तर्ज पर हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और मालेगांव में भी धमाके हुए और इन सभी मामले के तार आपस में जुड़े हुए बताए गए। समझौता मामले की जांच में हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र के एटीएस को एक हिंदू संगठन अभिनव भारत में शामिल होने के संकेत मिले। 29 दिसंबर 2007 मुख्य अभियुक्त सुनील जोशी की मध्य प्रदेश में हत्या कर दी गई। 29 जुलाई 2010 करीब 2.5 साल के बाद इस घटना की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। 19 नवंबर 2010 सीबीआई ने हरिद्वार से स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार किया। 30 दिसंबर 2010 एनआईए ने इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड स्वामी असीमानंद को बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ पक्के सबूत मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन पे जब दिशा बदल दी तो उन्होंने किसी एक को पकड़ लिया, असीमानंद जी को, और उनका कन्फेशन स्टेटमेंट निकलवा लिया, ज़बरदस्ती मार पीट के जिसको बोलते हैं। और वो जब निकलवाया और उसमें लिखा क्या था उस कन्फेशन स्टेटमेंट में कि किसी सुनील जोशी ने उनको बताया है कि उनके आदमियों ने ये किया था, जिसको हम हियर से बोलते हैं, सुनी सुनाई बात उस कन्फेशन स्टेटमेंट में थी। तो ये तो कन्फेशन स्टेटमेंट पहले ही दिन उड़ जाना चाहिए। ये तो मैं एज अ लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कोर्ट में ये टिकता ही नहीं कि सुनी सुनाई बात पे आपने किसी से ज़बरदस्ती लिखवा लिया। और ऐसे ही उन्होंने मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में भी लिखवाया था, वहाँ पे भी कोर्ट ने छोड़ दिया असीमानंद जी को। 11 जनवरी 2011 एनआईए ने संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांगरा पर 10-10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की।
26 जून 2011 एनआईए ने 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पहली चार्जशीट में जब कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी उर्फ मनोज उर्फ गुरुजी, रामचंद्र कलसांगरा उर्फ रामजी उर्फ विष्णु पटेल, संदीप डांगे उर्फ टीचर, लोकेश शर्मा उर्फ अजय उर्फ कालू, कमल चौहान, रमेश वेंकट महालकर उर्फ अमित हकला उर्फ प्रिंस का नाम था। एनआईए का कहना था कि जिन लोगों ने हमला किया वो देश के अलग अलग मंदिरों पर हुए चरमपंथी हमलों से भड़के हुए थे। इनमें 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर और जम्मू के रघुनाथ मंदिर में हुए दोहरे धमाके और 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर शामिल हैं। 15 दिसंबर 2012 मामले में राजेंद्र चौधरी को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र चौधरी पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बम रखा था। एनआईए चौधरी के पीछे 2010 से लगी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश कोर्ट में पेश कर एनआईए ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया। राजेंद्र चौधरी के साथ ही कमल चौहान और लोकेश शर्मा का नाम भी 2006 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में सामने आया। ये भी सामने आया कि राजेंद्र चौधरी ने इन सभी अभियुक्तों के साथ जनवरी 2006 में मध्य प्रदेश के देवास में बम विस्फोट और पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी। अगस्त 2014 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में अभियुक्त स्वामी असीमानंद को जमानत मिल गई। कोर्ट में जांच एजेंसी एनआईए असीमानंद के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई। उन्हें सीबीआई ने 2010 में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया। उन पर साल 2006 से 2008 के बीच भारत में कई जगहों पर हुए बम धमाकों को अंजाम देने से संबंधित होने का आरोप था। असीमानंद के खिलाफ मुकदमा उनके इकबालिया बयान के आधार पर बना था, लेकिन बाद में वो ये कहते हुए अपने बयान से मुकर गए कि उन्होंने वो बयान टॉर्चर की वजह से दिया था। 16 अप्रैल 2018 नवकुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद को एनआईए की विशेष अदालत ने 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में दोष मुक्त करार दिया। उन्हें पहले ही 2007 के अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में दोष मुक्त करार दिया जा चुका है। अब असीमानंद केवल 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। 6 मार्च 2019 एनआईए कोर्ट में बहस पूरी हुई। सभी पक्षों की अंतिम दलील के बाद 11 मार्च के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया। 20 मार्च 2019 एनआईए की विशेष अदालत ने 20 मार्च 2019 को इस मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिनमें साक्ष्यों के अभाव में स्वामी असीमानंद सहित लोकेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी और कमल चौहान को बरी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त है एक ब्रेक का, जारी है विशेष। लोकसभा चुनाव की तैयारी, सोशल मीडिया पर पैनी नजर, कंपनियों ने बनाया वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता का रखेंगे ध्यान, नहीं तो होगी कार्रवाई। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका विशेष में। समझौता ब्लास्ट केस के आरोपी असीमानंद को बड़ी राहत मिली। असीमानंद समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस केस के तार ऐसे कई लोगों से जुड़े जो ऐसे ही कई मामलों में आरोपी थे।
हैदराबाद में मक्का मस्जिद में विस्फोट या मालेगांव विस्फोट, अजमेर दरगाह में धमाके, कुछ नाम और इसके पीछे साजिश रचने वालों के एक ही होने की बात बार बार एनआईए ने रखी। कई आरोपी आज तक गिरफ्त में नहीं आए और जिन पर केस चला उन पर सबूतों के अभाव में दोष सिद्ध नहीं किया जा सका और वो बरी हो गए। पंचकुला के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया। स्वामी असीमानंद जतिन चटर्जी उर्फ नबा कुमार सरकार उर्फ स्वामी ओंकार नाथ को अपने आक्रामक भाषण और कट्टर विचारधारा के तहत काम करने वाले के तौर पर जाना जाता है। समझौता एक्सप्रेस मामले के अलावा असीमानंद का नाम हैदराबाद में मक्का मस्जिद में विस्फोट, 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट, अजमेर दरगाह में धमाके जैसी वारदातों से जुड़ा रहा। वनस्पति विज्ञान के स्नातक असीमानंद पश्चिम बंगाल के हुगली का निवासी है और उच्च शिक्षित हैं। 1990 से 2007 के बीच स्वामी असीमानंद आरएसएस से जुड़ी संस्था वनवासी कल्याण आश्रम का प्रांत प्रचारक प्रमुख रहे। असीमानंद 1995 के आसपास गुजरात के डांग जिले के मुख्यालय आहवा आए और हिंदू संगठनों के साथ हिंदू धर्म जागरण और शुद्धिकरण के काम में लग गए। सीबीआई का दावा है कि स्वामी हरिद्वार में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। उन्होंने फर्जी परिचय पत्र भी हासिल किए। स्वामी असीमानंद की तलाश 2009 के बाद से शुरू हुई, जब सुरक्षा एजेंसियों को ये ठोस जानकारी मिली कि आरोपी अपने भेष बदलता है। वही मामले का दूसरा आरोपी कमल चौहान मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है, जिसे एनआईए ने 2012 में गिरफ्तार किया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। माना गया कि बॉम्ब प्लांट करने में कमल चौहान का हाथ था। एनआईए के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के पीछे सुनील जोशी मास्टरमाइंड था और कमल चौहान सुनील का करीबी था। सुनील जोशी के इशारे पर कमल चौहान ने एक और साथी के साथ सूटकेस में बॉम्ब प्लांट किया। देखिए, ये सब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, इनका कोई मतलब नहीं था। एक कर्नल पुरोहित हैं, एक असीमानंद जी हैं, सुनील जोशी की मौत हो गई है, वो मृत्यु हो गई इसी ट्रायल के दौरान, तो इनका ना कहीं कोई संबंध था। आपने कर्नल पुरोहित की ज़िंदगी बेकार कर दी, उसको बंद करके, जबकि वो सेना के लिए काम कर रहे थे उस वक्त, तो उनकी ज़िंदगी को भी आपने नुकसान पहुंचाया। कल को इसका एक सबसे बड़ा नुकसान होगा, ये होगा कि सेना या आप मान लीजिए आपके और लोग हैं सरकारी संस्था का जिनका काम है कि देश में शांति रखना, और वो अगर काम कर रहे हैं चुपचाप और इस तरह से नाम उनका आप ऊपर उछाल देंगे तो उनको तो बड़ा धक्का लगेगा ना, वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। 2012 में दिसंबर में एनआईए को एक और कामयाबी मिली, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। एनआईए ने दावा किया राजेंद्र चौधरी नाम का शख्स समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में मुख्य आरोपियों में एक था। राजेंद्र चौधरी के ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित था और उसी ने ट्रेन में बॉम्ब प्लांट किया था। एनआईए ने राजेंद्र चौधरी को पंचकुला कोर्ट में पेश किया। समझौता एक्सप्रेस में 8 लोगों को आरोपी बताया गया था, जिसमें से मामले का मास्टरमाइंड सुनील जोशी की देवास में हत्या कर दी गई थी, जबकि स्वामी असीमानंद ने 3 और लोगों का नाम लिया, रामचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे और अमित। इन सभी के ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, जो कभी गिरफ्त में नहीं आए। इस मामले में असीमानंद ने कोर्ट में कहा था कि एनआईए ने जबरन उससे कबूलनामे पर बयान दर्ज कराया और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में असीमानंद समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे इस अंक को देख सकते हैं राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।